सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार। सिने इंक किताब कॉलम के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। लेकिन आज किताब की चर्चा से पहले कुछ अपनी बात जनवरी 1981 की है। मेरी पहली विदेश यात्रा। दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में काम करते हुए मेरी नियुक्ति लंदन में बीबीसी हिंदी सर्विस में हुई थी। मैंने पहली बार लंदन की धरती पर कदम रखा। मन में उत्सुकता और डर दोनों थे। नई नौकरी, नया देश, नया शहर। जेब में सिर्फ 12.5 पाउंड, क्योंकि उन दिनों के फॉरेन एक्सचेंज नियमों के हिसाब से शायद इतना ही मिलता था। हालांकि मुझे बताया गया था कि हीथ्रो हवाई अड्डे पर मुझे रिसीव करने कोई ज़रूर आएगा। फिर भी दिल में एक थुक सी थी। इमिग्रेशन के बाद अपना सूटकेस उठाकर जब बाहर आई तो एक साहब आगे बढ़कर आए और बोले, हेलो अचला, मैंने कहा था हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। मैंने हैरानी से उनका चेहरा देखा। ये वही शख्स थे जो लगभग 1.5 साल पहले मुझे आकाशवाणी में मिले थे और चलते चलते कहा था फिर मिलेंगे। मुख्तसर सी कहानी ये कि ये साहब न सिर्फ मेरे स्वागत के लिए हवाई अड्डे पहुंचे, बल्कि टैक्सी से मुझे मेरे ठहरने की जगह बीबीसी हॉस्टल पहुंचा कर आए। और तो और, चूंकि मेरे पास जो पैसे थे वो नाकाफ़ी थे, इसलिए टैक्सी का किराया भी उन्होंने दिया। ये हमारी दोस्ती का पहला दिन था। और भले ही उस दिन के बाद हमने कम समय के लिए ही साथ काम किया, पर दोस्त आज भी हैं। नाम है सुभाष वोहरा और काम वही जो मेरा रहा, यानी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। आज उनका जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही में सुभाष वोहरा ने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के अपने लंबे सफ़र पर अंग्रेजी में एक किताब लिखी है, जर्नी ऑफ अ ब्रॉडकास्टर, जो 2020 में अमेरिका और भारत दोनों देशों में प्रकाशित हुई। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के प्रकाशक हैं पॉलिटिक्स एंड प्रोज और भारत में नई दिल्ली के सैनबर्न पब्लिशर्स। तो मिलिए जर्नी ऑफ अ ब्रॉडकास्टर के लेखक सुभाष वोहरा से। कौन है सुभाष वोहरा और रेडियो प्रसारण का ये कैसा सफ़र है जिसकी कहानी उन्होंने लिखी है। पर सबसे पहले सवाल ये कि रेडियो की दुनिया से कैसे जुड़े। रेडियो सुनने का शौक़ बचपन से ही था। जैसा मैंने किताब में भी लिखा है, भारत की आज़ादी के बाद माता पिता आमतौर पर बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो 6ठी क्लास में दिल्ली के एक टेक्निकल हायर सेकेंडरी स्कूल में मुझे दाखिल कर दिया गया। वहाँ 11वीं तक पढ़ाई की, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज की शिक्षा पूरी की, प्रथम श्रेणी में CPW में नौकरी भी की। लेकिन रेडियो का शौक़ मन में कहीं लगा रहा। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो सिलोन, BBC और वॉइस अमेरिका के प्रोग्राम सुनता था। आकाशवाणी के देवकीनंदन पांडे की आवाज़, रेडियो सिलोन से अमीन सयानी, गोपाल शर्मा, ऑल इंडिया रेडियो पे गुलशन मधुर और BBC के रत्नाकर भारतीय मेरे प्रिय प्रसारक थे, उनका फ़ैन था मैं। और जब पहला टेप रिकॉर्डर हमारे घर में आया तो उसमें मैं अपनी आवाज़ भरकर इनकी नकल किया करता था। और ये सपना पूरा हुआ। पहला अवसर मिला जब भारत में सरकार ने केवल युवाओं के लिए दिल्ली से युववाणी चैनल शुरू की। जैसा मैंने किताब में भी लिखा है, 21 जुलाई 1969, जो अमेरिका में 20 जुलाई का दिन था, मानव ने चांद पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग चांद की धरती पर उतरे और उसी दिन भारत में मेरे जैसे युवा लोगों को युववाणी में अवसर मिला। मैंने भी सक्रिय रूप से युववाणी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया। फिर रास्ते खुलते चले गए। ऑल इंडिया रेडियो की मुख्य चैनल दिल्ली A पर, फिर दिल्ली दूरदर्शन टेलीविज़न पर, फिर मुड़कर नहीं देखा। और कड़ी मेहनत, जुनून, अनुभवी साथियों की सहायता, इसके हिसाब से पिछले 50 वर्षों से अधिक से मैं ऑल इंडिया रेडियो, BBC, डॉयचे वेले और यहाँ अमेरिका में वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करता रहा। एक लंबा सफ़र तय किया। एक इंजीनियर का रेडियो सुनने का शौक़ किस तरह प्रोफेशन में बदला, ये कहानी तो आपने सुन ली। लेकिन सुभाष वोहरा ने अपनी विदेशी प्रसारण यात्रा कब और कैसे शुरू की, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली टेलीविज़न दूरदर्शन के कार्यक्रमों से 1969 से 1976 तक जुड़ा रहा। बहुत व्यस्त था। साथ ही मुझे जर्मन भाषा सीखने का शौक़ था और शाम को नई दिल्ली के मैक्स मुलर भवन गोएथे इंस्टीट्यूट में पढ़ता रहा। 7 सेमेस्टर के बाद मुझे पश्चिमी जर्मनी जाकर जर्मन पढ़ने का अवसर मिला।
उन 7 महीनों के जर्मन प्रवास पर भी इस किताब में एक दिलचस्प अध्याय है। साथ ही वहाँ डॉयचे वेले की हिंदी सेवा में कुछ फ्रीलांस काम करने का भी मौका मिला और इंजीनियरिंग की नौकरी मैं छोड़ चुका था। तो वहाँ पर रात को जो जीवन था उस समय का, वो किताब में बताया है किस तरह शॉर्ट वेव पर ऑल इंडिया रेडियो की धुन तलाश करते थे। एक हिंदी फिल्म देखने के लिए कोलोन से चढ़कर ट्रेन में 200 किलोमीटर फ्रैंकफर्ट एक पटेल साहब के घर दीवार पर चादर लगाकर फिल्म देखते थे। इंडियन ग्रोसरी लेने के लिए कोई इंग्लैंड जा रहा हो तो उसको लिस्ट थमा देते थे। और फिर भारत लौट आया और यहाँ आकर रेडियो टेलीविज़न के कार्यक्रमों में जुड़ गया और शाम को जर्मन भाषा भी पढ़ाने का अवसर मिला। सबसे बड़ा मोड़ आया 1975 में, जब भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने चुनावों को इलाहाबाद न्यायालय द्वारा अवैध ठहराने के बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। रिज़ाइन नहीं किया, पूरी तरह सेंसरशिप लगा दी गई। राजनीतिक नेताओं, प्रतिपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया और कोई आज़ादी नहीं थी। मेरे सामने पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट में मुद्दत से वहाँ बसे हुए लोग, नीचे दुकानें, ऊपर मकान, अधिकतर लोग मुस्लिम लोग वहाँ थे जहाँ मैं भी रहा। और वहाँ उन्होंने कुछ घंटों के नोटिस सब कुछ तोड़ दिया और लोगों को ट्रकों में चढ़ाकर दिल्ली से कहीं दूर ले गए। और शाम को दिल्ली टेलीविज़न के दिल्ली और आसपास कार्यक्रम में मैं ही कह रहा था इनको सब सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, जो गलत था। तो बड़ा मुश्किल समय था और बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका के संवाददाताओं को भारत से निकाल दिया गया था। इस वक्त में मुझे लंदन से टेलीफोन आया और ये ऑफ़र मिली और 10 नवंबर 76 को मैं दिल्ली टेलीविज़न पर वही कह रहा था जो सरकार चाहती थी। और 12 नवंबर 1976 को लंदन में बीबीसी के माइक्रोफोन से मैं भारत में ही लोगों को बता रहा था कि भारत में क्या हो रहा है। तो बीबीसी के 6 वर्षों का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और वहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा। डॉयचे वेले को जर्मन भाषा और पत्रकारिता प्रसारण दोनों के अनुभव वाले लोग नहीं मिलते, तो अच्छा ऑफ़र मिला तो मैं लंदन छोड़कर जर्मनी चला गया। जर्मनी में बहुत कुछ अच्छा था और जर्मनी से बहुत कुछ मिला और मुझे जर्मन रेडियो डॉयचे वेले ने परमानेंट भी कर दिया, जो आमतौर पर वो लोग नहीं करते। इस किताब में मैंने बताया कि मैंने क्यों फ़ैसला किया जर्मनी में त्याग पत्र देकर 18 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर वॉइस ऑफ अमेरिका में आने का। सुभाष बोहरा बीबीसी से डॉयचे वेले जर्मनी पहुंचे और वहां से वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करने के लिए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। मेरा उनसे अगला सवाल था कि जिन 3 विदेशी प्रसारण संस्थाओं में उन्होंने अब तक काम किया है, यानी बीबीसी, डॉयचे वेले और वॉइस ऑफ अमेरिका, उनमें काम करने का अनुभव क्या रहा? इन संस्थाओं के कामकाज के तरीके में क्या अंतर था? सुभाष बोहरा। बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका और डॉयचे वेले में मुझे एक प्रसारक के रूप में काम करने का जो मौका मिला, तो इन संस्थाओं का उद्देश्य विश्व भर में स्वतंत्र और सही समाचार और सूचनाएं देना है। विशेष रूप से ये प्रसारण ऐसे देशों पर केंद्रित रहते हैं जहां लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, जहां के लोगों को सही जानकारी से वंचित रखा जाता है। चाहे सोवियत संघ का विघटन हो, बर्लिन की दीवार टूटी हो, पूर्वी यूरोप में साम्यवाद समाप्त हुआ हो, भारत में इमरजेंसी के दौरान में भी, तो बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका जैसी संस्थाओं का बहुत योगदान रहा इन परिवर्तनों के लिए। एक प्रसारक और पत्रकार के रूप में निष्पक्ष और हर पक्ष की बात को शामिल करने के सिद्धांत को रखते हुए कुल मिलाकर मेरा अनुभव रहा कि कहीं कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी। हाँ, कुछ प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। जर्मनी में डॉयचे वेले में जर्मनी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहते थे हम दें, और बीबीसी में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कम से कम उस समय बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। तो कुल मिलाकर इन सभी संस्थाओं का एक जैसा अनुभव है। ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका, 3 देश, 3 प्रसारण संस्थाएं, बीबीसी, डॉयचे वेले और वॉइस ऑफ अमेरिका। पर सुभाष बोहरा कहते हैं कि इन तीनों संस्थाओं में काम करने का अनुभव उनका लगभग एक सा रहा। ये किताब जर्नी ऑफ अ ब्रॉडकास्टर लिखने की ज़रूरत उन्हें क्यों महसूस हुई? मेरा इतना लंबा सफ़र रहा, इतने देशों में रहने, काम करने का। भारत का अनुभव तो है ही, ब्रिटेन जिस देश से हमें आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ा और जहाँ जाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था, घटनाओं ने कैसे बीबीसी में काम करने का अवसर दिया और आज़ादी के संघर्ष में लगे नेताओं को, चाहे वो भारत के महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार पटेल हों, कीनिया के जोमो केन्यात्ता हों या घाना के एनकोमो, ये सभी लीडर पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, वहाँ की आज़ादी के मापदंडों को देखा और एक तरह से अपने देशों की आज़ादी के लिए वहीं से उस देश के विरुद्ध संघर्ष करने की एक ज्वाला लेकर आए। इसे मैंने महसूस किया, इस बारे में किताब में मैंने विस्तार से लिखा है। इसके अलावा ब्रिटेन के
प्रतिदिन के जीवन, चाहे वहाँ अंग्रेज़ कैसे सोचता है, जर्मनी के लोग कैसे सोचते हैं, उनका ढंग कैसा है, मकान कैसे मिलते हैं, यहाँ अमेरिका में यूरोप के उन देशों की तुलना में जीवन किस तरह है, राजनीतिक व्यवस्था किस तरह है। मेरी पुस्तक जर्नी ऑफ ए ब्रॉडकास्टर में इन घटनाओं के साथ जुड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी मैंने किताब में साथ साथ दी है संक्षिप्त में, और ये अनुभव मैं बांटना चाहता था इस किताब से। सुभाष बोहरा जो बता रहे थे कि किताब लिखने की वजह यही थी कि वो अलग अलग देशों में रहने और काम करने के अपने अनुभव दूसरे लोगों के साथ बांटना चाहते थे। यहाँ एक सवाल और उठता है कि जिस शख्स ने सारी उम्र हिंदी में प्रसारण किया हो, वो जब अपने लंबे करियर के अनुभवों और संस्मरणों के बारे में लिखने बैठता है तो अंग्रेजी भाषा को माध्यम क्यों बनाता है? पहले तो क्योंकि जिन जिन विदेशी प्रसारण संस्थाओं में मैंने काम किया, वहाँ कितने ही देशों की भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका में ही 50 से अधिक देशों के ब्रॉडकास्टर थे। उनके साथ अपने अनुभव को मैं बांटना चाहता था। फिर ये केवल हिंदी जानने वालों तक सीमित क्यों? पुस्तक में ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, भारतीय उपमहाद्वीप और मेरी चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मनी जैसे कम्युनिस्ट राष्ट्रों के अनुभव हैं। पूर्वी जर्मनी में जहां मुझे और मेरे साथी डॉयचे वेले के उनको किस तरह वहां की खुफिया एजेंसी स्टासी के लोगों ने पीछा किया, सब कुछ उन्हें पता था, और बॉर्डर पर 3 घंटे कैसे सवाल जवाब किए। चेकोस्लोवाकिया में परिवार के साथ किस तरह 5 किलोमीटर की गति अधिक चलाने पर पुलिस ने हमें 7 घंटे रोके रखा। बच्चे रो रहे हैं लेकिन $500 जुर्माना कर रहे हैं कि आप कैपिटलिस्ट कंट्री से हैं। तो अमेरिकी पाठकों के लिए किताब में अमेरिका के अलावा इन यूरोपीय देशों और भारत, पाकिस्तान आदि देशों के बारे में भी दिलचस्प जानकारी, घटनाओं पर जो हमारे साथ बीती, बताया है। ब्रिटेन या जर्मनी में पाठक अपने देशों की तुलना अन्य देशों के साथ उनकी तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी इस पुस्तक के माध्यम से और घटनाओं से कर सकते हैं। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग की यात्राओं और विभिन्न अनुभवों के अलावा मेरी पुस्तक में जर्नी ऑफ ब्रॉडकास्टर में एक चैप्टर पहला मेरी पाकिस्तान की यात्रा का है। इसका मेरे पेशे या पढ़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जिस यात्रा ने मुझे बाहर की दुनिया से मेरे जोड़ा और शौक़ पैदा किया दुनिया देखने का। मैं 17 साल का था और 15 ही वर्ष पहले भारत की आज़ादी, देश का बंटवारा, पाकिस्तान का बनना, जहाँ से मेरे माता पिता और लाखों और लोग शरणार्थियों के रूप में भारत आए थे। मैं तो 2 वर्ष का था, मुझे नहीं पता, पर उनसे कहानियाँ सुनता रहा। और अब मई 1963 में मैं अपने बड़े भाई के पास, जो कराची के भारतीय दूतावास एम्बेसी में काम कर रहे थे, मिलने गया। लाहौर कराची की रेल यात्रा में ट्रेन में जितने लोग मिले उनसे इतना प्यार मिला। उनमें ऐसे लोग मिले जो वैसे ही याद कर रहे थे दिल्ली को और भारत की जगहों को जहाँ से वो उजड़ कर गए थे, जैसे मैं बचपन से सुनता आ रहा था। तो मेरे इतने अनुभव व्यापक हैं और इतने देशों से ताल्लुक़ रखते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा तक उसे सीमित करना मुझे ठीक नहीं लगा। हिंदी पाठक भी अंग्रेज़ी में पढ़ सकते हैं ज़्यादातर, और पुस्तक का अनुवाद हिंदी या किसी अन्य भाषा में बाद में भी किया जा सकता है। इसलिए मैंने ये पुस्तक अंग्रेजी में लिखी, जर्नी ऑफ ब्रॉडकास्टर। उम्मीद की जाए कि किताब का अनुवाद हिंदी में भी हो सकता है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर जब सुभाष बोहरा भूली बिसरी यादों को फिर से संजोने बैठे तो क्या प्रक्रिया रही उसकी? अपने संस्मरणों को लिखने में और उन्हें किताब का रूप देने में कितना समय लगा? ये किताब लिखने में समय तो लगा लगभग 4-5 वर्ष। अपने याददाश्त से बहुत सी घटनाएं जो मेरे जहन में आती गई मैं साथ साथ लिखता रहा। पूरा सप्ताह नौकरी करना, परिवार, तो सप्ताहांत काफ़ी काम किया, कई बार छुट्टियों में या रात देर तक। बहुत से लोगों से संपर्क किया, कुछ जानकारी जुटाने के लिए, कुछ घटनाओं की पुष्टि के लिए और तस्वीरें जुटाने के लिए, क्योंकि मेरी पुस्तक में 150 से अधिक तस्वीरें हैं। और बीबीसी, डॉयचे वेले, वॉइस ऑफ अमेरिका और अन्य संस्थाओं के अधिकारियों को इस बारे में चिट्ठी लिखी। और कुछ हमारे जानने वाले, हमारे कोई मित्र, दिल्ली में हमारे पत्रकार दोस्त विजय क्रांति जो डॉयचे वेले में हमारे साथ थे, वो अच्छे फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, उन्होंने अपनी खींची हुई दिल्ली, जर्मनी की कुछ तस्वीरें भेजी। और उसके अलावा भारत की संस्थाएं, जर्मन दूतावास, स्पेनी दूतावास, इन सब से, और भारत के फ़ोटो इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर, इन सब से तस्वीरें भी प्राप्त की और जानकारी। किताब पूरी होने पर मैंने कुछ जाने माने मीडिया के लोगों से संपर्क किया जो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़कर मेरा पुस्तक के लिए बैक कवर के लिए ब्लर्ब लिख सकें। जिन लोगों से संपर्क किया
उनमें जो राज़ी हुए, एक तो उनमें वॉइस ऑफ अमेरिका के जाने माने अवकाश प्राप्त निदेशक चेज एंटरमायर थे, जिन्हें प्रेसिडेंट बुश, सीनियर बुश ने कभी अपॉइंट किया था और उन्होंने बहुत काम किया। मुझे भी जानते थे जब मैं वहाँ काम किया उस समय। तो उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा और कहा कि बहुत दिलचस्प लगा है, बहुत सी बातें नई सीखने के लिए हैं लोगों के लिए। फिर भारत में प्रसिद्ध प्रसारक अमीन सयानी, जिनका कभी फ़ैन था, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने भी किताब को बहुत पसंद किया और मेरे लिए ब्लर्ब लिखा। तो ये प्रोत्साहन था मेरा। ये किताब जर्नी ऑफ ब्रॉडकास्टर छपी। सुभाष ने अमीन सयानी साहब का जिक्र किया। ये वही अमीन सयानी हैं जिनका हर बुधवार को रेडियो सिलोन पर आने वाला प्रोग्राम बिना का गीतमाला सुनने के लिए घरों में काम बंद हो जाते थे। पान की दुकानों और ढाबों के बाहर मजमा लग जाता ताकि अमीन सयानी की आवाज़ और उनके चुने हुए गीत सुन सकें लोग। अमीन सयानी ने सुभाष वोहरा की किताब जर्नी ऑफ अ ब्रॉडकास्टर के ब्लर्ब के लिए लिखा है, मेरी नज़र में अगर कोई वाकई अंतर्राष्ट्रीय रेडियो प्रसारक कहलाने के योग्य है तो वो है सुभाष वोहरा। मुझे वर्षों से उनकी इस किताब का इंतज़ार था। ये थे अमीन सयानी साहब के शब्द, जो कभी खुद ध्वनि तरंगों पर राज करते थे। हर प्रसारक अपने कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का साक्षी बनता है और सुभाष वोहरा की प्रसारण यात्रा तो बहुत लंबी है। मेरा सवाल था कि दुनिया की किन बड़ी घटनाओं का जिक्र उनकी किताब में है। पिछले 50 से कुछ अधिक वर्षों के प्रसारण काल में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा मेरी किताब जर्नी ऑफ ब्रॉडकास्टर में है और इसमें बहुत सी घटनाओं को मैंने भी कवर किया। इसमें 1973 में जब मैं पश्चिमी जर्मनी में रह रहा था 7 महीनों के लिए, इजराइल अरब देशों के बीच 6 दिन का युद्ध हुआ था, उन घटनाओं की चर्चा की है। 1971 का भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, और उसके अलावा 1975 में भारत में विश्व के सबसे लोकतंत्र में इमरजेंसी लगी। 19 महीनों तक देश में लोकतंत्र नहीं था। 1977 में श्रीमती गांधी की चुनावों में हार। उसी वर्ष पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक ने प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया। 1982 का ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच फॉकलैंड युद्ध। 1984 में श्रीमती गांधी की हत्या। 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना। सोवियत संघ का विघटन 1991 में। 1997 में हांगकांग जब चीन के हवाले ब्रिटेन ने किया। और 1949 की पुरानी घटनाओं का जिक्र किया, जब पहले प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू ने पहली विदेश यात्रा अमेरिका की और अमेरिकी संसद में वो भाषण, उनकी तस्वीरें और डिटेल। तो इस तरह से बहुत कुछ मैंने इस किताब में संक्षिप्त रूप में बहुत सी जानकारी दी है। दुनिया में होने वाली उथल पुथल की जानकारी अपनी जगह है, लेकिन एक प्रसारक का सफ़र कुछ रोचक कहानियों, कुछ खास मुलाकातों के बगैर अधूरा होता है। सुभाष वोहरा के रेडियो जीवन के सफ़र में भी बहुत से रोचक प्रसंग रहे, कई जानी मानी हस्तियों से मुलाकात रही। सुभाष बताते हैं कि उनमें से कुछ का जिक्र उन्होंने अपनी किताब जर्नी ऑफ अ ब्रॉडकास्टर में भी किया है। एक बार बीबीसी के माइक्रोफोन पर जब कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा था, तो मैंने जिस कार्यक्रम की घोषणा की उस कार्यक्रम का 15 मिनट का टेप ब्लैंक था, उसमें आवाज़ ही नहीं थी। घबराहट हो गई, इंजीनियर इधर से उधर भाग रहे हैं, संगीत बजाया जा सकता था, पर मैंने 15 मिनट तक श्रोताओं से बातें की, कई तरह की बातें, इंग्लैंड के बारे में, भारत के बारे में, अपने कार्यक्रमों के बारे में, और सच सच भी बता दिया कि हमारा टेप गुम गया है, इसलिए हमको लोगों को ये करना पड़ा है। और कुछ एक ऐसे वाक़े हुए कि बीबीसी के माइक्रोफोन पर जब मैं कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा था, जो 1 घंटे का पूरा आज कल प्रोग्राम, उससे चंद मिनट पहले मुझे समाचार मिला कि भारत में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। बहुत मुश्किल समय था, लेकिन उसको कार्यक्रम को मैंने किया क्योंकि मुझे लगा कि कर्तव्य पहले है, और बाद में फिर बहुत हमारे जो साथी थे उन लोगों ने बहुत आके गले लगाया। और जहाँ तक मेहमानों की बात है जिनसे इंटरव्यू किए, तो एक संगम प्रोग्राम करता था जिसमें कला और संस्कृति से जुड़े लोग आते थे, और ब्रिटेन की यात्रा पर बम्बई से बहुत लोग, बॉलीवुड के बहुत से कलाकार आते थे, उनसे बात करने का और बहुत से मौके उनके साथ इंटरव्यू करने को मिले। सबसे स्मरणीय मुलाकात गायक मोहम्मद रफ़ी के साथ रही, जिन्होंने शायद ही जीवन में कोई इंटरव्यू दिया हो, और किस तरह उनके होटल में मैं गया, इतने भले इंसान झुककर अभिवादन कर रहे हैं, कहते हैं मैं गाता हूँ, इंटरव्यू नहीं देता, उनसे कैसे बातचीत में कर पाया। ये इस किताब में है, जो हर प्रश्न का जवाब एक लफ्ज़ में देते थे। कुछ पूछूँ आपने कैसे किया, बस जी ऊपर वाले की मेहर है, तो ऊपर वाले की मेहर है जी, बस
फिर प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन के साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू है। टुन टुन जो पूरा समय हंसाती रही, ऐसा लग रहा था कि वो मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। प्रसिद्ध एक्टर डायरेक्टर IS जौहर के साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू था, जो पहले दक्षिण एशिया के एक्टर थे या कलाकार थे जिन्हें रानी एलिज़ाबेथ ने अन्य कलाकारों के साथ बकिंगम पैलेस में बुलाया था। उनके साथ दिलचस्प बातचीत हुई। फिर जया भादुरी जब लंदन आई, उनके चाचा हमारे सीनियर कुलीग थे हिमांशु भादुरी, उनके साथ हिंदी के सभी साथियों को पिकनिक पर जाने का मौका मिला। तो उनके साथ तस्वीरें, मेरी बेटी मोना की तस्वीर, उनके बेटे अभिषेक बच्चन खुद 3-4 साल का था, वो हमने की। तो ये किताब मैंने जया जी और अमिताभ जी को भेजी भी थी और उन्होंने डाक से हाथ से धन्यवाद किया और कहा कि बहुत अच्छी किताब है और हमें अच्छा लगा। तो इंटरव्यू में जो है इस तरह की बातें लोगों को दिलचस्प लगेंगी। तलत महमूद, मन्ना डे, हेमंत कुमार और भी बहुत से कलाकारों के साथ है। सुभाष बोहरा ने मोहम्मद रफ़ी साहब से जिस मुलाकात का जिक्र किया वो वाकई नायाब मुलाकात है और BBC आर्काइव्स में आज भी सुरक्षित है। एक ज़माना था जब पुरानी रिकॉर्डिंग्स LP डिस्क पर आर्काइव की जाती थीं, लेकिन आज डिजिटल टेक्नोलॉजी ने काम बहुत आसान कर दिया है। हमारे देखते देखते ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ बहुत कुछ बदल गया। आज जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप किताब कॉलम सुन रहे हैं, कुछ वर्ष पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। रेडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड करने, एडिट करने और श्रोताओं तक उसे पहुंचाने की टेक्नोलॉजी बिल्कुल बदल गई है। तो मेरा सवाल था कि सुभाष बोहरा ने जब से रेडियो की दुनिया में प्रवेश किया, तब से लेकर अब तक ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी में आने वाले परिवर्तनों के साथ किस तरह एडजस्ट किया। पिछले इतने वर्षों में समय समय पर बदलाव आते गए। 60 के दशक के अंतर 70 के दशक में स्पूल वाले टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, फिर कैसेट रिकॉर्डर आए, फिर मिनी डिस्क आई। एडिटिंग जो थी वो टेक्निकली बड़ी मुश्किल थी, पैच करने पड़ते थे टेप। तो कहाँ से हम चले थे और पिछले 5 दशकों में दुनिया बदल गई है। और पिछले 10-15 वर्षों में जो इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन आई है, डिजिटल एज जो आई है, उसके इस्तेमाल और हर बदलती टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती रही। आज एकदम फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम और क्या क्या एक फैल गया है बहुत। पर जितना कुछ हम इस्तेमाल कर पाते हैं, हम उस पर गर्व करते हैं इस एज में, इस आयु में। और हमारे युवा लड़के लड़कियां मदद के लिए रहते हैं। किसी वक्त BBC या वॉइस ऑफ अमेरिका में श्रोताओं की चिट्ठियां कई हफ्तों बाद मिलती थी, जो दिल्ली में उनके दफ्तरों से और एम्बेसियों से होकर हमारे तक पहुंचती थी। आज कार्यक्रम प्रसारित होने के मिनटों में रिएक्शन प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं और चंद मिनटों में प्रसारण कहाँ से कहाँ और प्रतिक्रिया कहाँ से कहाँ पहुंचती है। तो कुल मिलाकर नई टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी तो है, लेकिन इतनी तेज़ी से बदल रही है कि चुनौतियाँ भी बढ़ गई हैं। पर जैसे हमारी बेटी लीज़ा जो स्वयं टेलीविज़न की यहाँ पर प्रोड्यूसर और एडिटर जर्नलिस्ट है, वो कहती है कि आपकी पीढ़ी के अनुभव और हमारी टेक्निकल नॉलेज मिलकर आज की दुनिया बहुत अच्छी चला सकती हैं। अनुभव और नई टेक्नोलॉजी का संगम दुनिया चला सकता है। इस आशावाद के साथ सुभाष बोहरा बताते हैं कि जर्नी ऑफ अ ब्रॉडकास्टर पर अब तक पाठकों की प्रतिक्रिया क्या रही है। अब तक दिलचस्प बातें कई पाठकों से मिली हैं, हौसला बढ़ाने वाली है मेरी किताब जर्नी ऑफ ब्रॉडकास्टर में। अमेरिका के एक पाठक ने कहा कि आपने किताब में जो लंदन अंडरग्राउंड भूमिगत रेलवे के 150 वर्ष पूरे होने पर लंदन से प्रोग्राम किया था BBC के लिए, उसमें मुझे पहली बार पता चला कि इसका उद्घाटन 4 जुलाई 1863 को हुआ था, जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस है। और मैं तो समझता था न्यूयॉर्क सबसे पुराना है। और हमारी वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस की हमारी एक साथी, उनके पति जो हैं वो हंगरी से हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट की भूमिगत रेलवे 3रे नंबर की सबसे पुरानी है, 2रे नंबर पर इस्तांबुल है। और यहाँ वाशिंगटन में वॉइस ऑफ अमेरिका में ही हमारे एक अमेरिकी साथी, सीनियर एडिटर अमेरिकी हैं, उन्होंने मेरी किताब ली और पढ़ी और कहते हैं अच्छी लगी, लेकिन कहा कि मुझे किताब से भी पता चला कि आपका नाम सुभाष कैसे पड़ा। किसी समय भारत में कहते हैं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से अधिक लोकप्रिय सुभाष चंद्र बोस थे। और उन दिनों जो बच्चे पैदा हुए, बहुत से लोगों ने अपने लड़कों का नाम सुभाष रखा। और हमें इस किताब से सुभाष चंद्र बोस के बारे में पहली बार पता चला। इस तरह मुंबई से ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रसारक ने लिखा कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविज़न के विकास के दिलचस्प जानकारी आपकी किताब से मिली। जो रेडियो में काम कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता था
कि 1960 के दशक के अंत तक और 70 में भी ऑल इंडिया रेडियो में अफसरों के लिए टॉयलेट्स, शौचालय अलग हुआ करते थे। और आपने और कुछ अन्य लड़के लड़कियों ने ये सवाल एक मीटिंग में सूचना और प्रसारण मंत्री आई के गुजराल से किया और उसके बाद व्यवस्था हटी। सुभाष बोरा अपनी किताब में आई के गुजराल साहब से अपनी 1997 की मुलाकात का भी जिक्र करते हैं, जब गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे और अमेरिका की यात्रा पर गए थे। इस मुलाकात में सुभाष ने गुजराल साहब को टॉयलेट्स के भेदभाव वाला प्रसंग याद दिलाया। गुजराल साहब का जवाब क्या था, ये तो आप किताब पढ़कर ही जान सकते हैं। सुभाष बोरा की लगभग 5 दशक लंबी रेडियो यात्रा के अनुभवों का दस्तावेज उनकी किताब जर्नी ऑफ अ ब्रॉडकास्टर 2020 में प्रकाशित हुई। अमेरिका में पॉलिटिक्स एंड प्रोज ने उसे छापा और भारत में सैनबर्न पब्लिशर्स ने। और अब आज का सवाल। संस्मरण या आत्मकथा की पुस्तकें हमेशा से लेखन की लोकप्रिय विधा रही हैं, क्योंकि वो पढ़ने वालों को किसी न किसी रूप में प्रेरित करती हैं। यूं तो बहुत से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने जीवन के अनुभवों को कलमबंद किया है, लेकिन क्या आपको याद है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित आत्मकथाएं कौन सी हैं? जवाब के साथ परवेज आलम। हमने बचपन से सुना है गांधी जी ने आत्मकथा लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। उनके बाद बहुत से सियासतदानों ने ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं और उनसे पहले भगत सिंह ने अपनी कहानी सुनाई थी, वाई आई एम एन एथीस्ट। और उनसे पहले 16वीं सदी में मुगल शहंशाह बाबर ने बाबरनामा लिखी। तब से लेकर अब तक भारत में हजारों आत्मकथाएं मंजर आम पर आ चुकी हैं। भारत से बाहर भी गांधी जी की आत्मकथा दुनिया की बहुत सी जबानों में छप चुकी है और करोड़ों लोग आज भी इसे पढ़ते हैं। साथ ही अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी ने पूरी दुनिया में धूम मचाई थी। 18वीं सदी से लेकर आज तक इस किताब की मांग है। इसी तरह एन फ्रैंक की द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल है, जिसमें एक यहूदी लड़की एन फ्रैंक एम्स्टर्डम के एक घर के कोने में अपने परिवार के साथ छुप जाती है, क्योंकि जर्मनी के नाज़ी लोग चुन चुनकर यहूदियों को पकड़ रहे थे, मार रहे थे। 1942 से सन 1944 तक ये वहीं छुपी रहती है और नाज़ियों की हार से 1 साल पहले पकड़ी जाती है। अंजाम क्या होता है आप जानते हैं। एन फ्रैंक की ये डायरी उस वक्त के हालात को कलमबंद करती है। एक और बहुचर्चित आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की, जो 26 साल की जेल के बाद बाहर आते हैं और साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पूरी दुनिया में जो ऑटोबायोग्राफीज बहुत ज़्यादा पढ़ी गई हैं, उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: क्रोनिकल्स बाय म्यूजिक लेजेंड बॉब डिलन, आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स बाय माया एंजेलो, जो अफ्रीकन मूल की सिविल राइट्स एक्टिविस्ट और पोइट रही हैं, आगाथा क्रिस्टी बाय आगाथा क्रिस्टी, जिनके बिना जासूसी नॉवेल्स का जिक्र अधूरा है। टेनिस के खिलाड़ी आंद्रे अगासी की जिंदगी की कहानी उन्हीं के कलम से बहुत मशहूर है, ओपन नाम है इसका। एक और ऑटोबायोग्राफी है जिसे आज भी दुनिया भर में और ख़ास तौर पर भारत में लाखों लोग पढ़ते हैं, और वो है मैनकाइम्फ बाय हिटलर। बराक ओबामा की आत्मकथा ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की किताब बिकमिंग अब भी खूब पढ़ी जा रही हैं। लेकिन शायद दुनिया में सबसे दिलचस्प काम उर्दू के अफसाना निगार कृष्ण चंदन ने किया। उन्होंने एक गधे की ही आत्मकथा लिख दी, जिसका नाम आप सब जानते हैं, एक गधे की सरगुज़िश्त। आपकी फेवरेट आत्मकथा कौन सी है, लिखिएगा। परवेज आलम। सिनेइंक किताब कॉलम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? हमारा पता है post@cineink.com। याद दिला दूं कि सिने इंक किताब कॉलम में शामिल किताबों और लेखकों के विचारों के लिए सिने इंक जिम्मेदार नहीं है। अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अचला शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineink.com।